नोट्स खोल लेते हैं हम। अब थोड़ा सा यहां पर इंट्रोडक्शन है। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा, लास्ट चैप्टर याद होना चाहिए ना आपको, हमने क्या पढ़ा। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अनडेवलप्ड। सब जानते हैं, देखो पहले का पता होगा तो आज वाला समझ में आएगा, आज वाला पता होगा तो नेक्स्ट वाला समझ में आएगा। आफ्टर 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, या मान लो 90 ईयर्स का ब्रिटिश रूल, आपकी मर्जी है जो भी आप मान के चलो, their exploitative policies, India finally got independence या freedom on 15th August 1947. Now it was necessary to reconstruct, फिर से दोबारा इकोनॉमी को जोड़ना है, बनाना है, क्योंकि इकोनॉमी बैकवर्ड हो चुकी है, स्टेगनेंट हो चुकी है, अब उसको डेवलप करना है। तो बहुत सारे टास्क हमारे पास थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब इन टास्क को पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? आप जानते हैं बेटा, बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी होती है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बहुत सारी सोशल इकोनॉमी भी होती है, आज तो खैर कोई है नहीं, बट बहुत सारी मिक्स्ड इकोनॉमी भी होती है। तो हमारी कंट्री को कौन सा सिस्टम सूट करता है, पहले ये देखो, उसके बाद आप अपना सिस्टम बना। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद अगर हम सब कुछ डिमांड सप्लाई पे छोड़ देते हैं, क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप हो पाती? नहीं। क्यों नहीं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अगर मैं इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद अपनी इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी बनाना चाहता, डिमांड सप्लाई से होगा जो भी होगा, मेरी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, अनडेवलप हो चुकी थी, स्टैग्नेंट, लो ग्रोथ, लो इनकम। कौन सा प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट लेगा इसको डेवलप करने में? उनका मोटिव प्रॉफिट होता है। सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो हमारी इकोनॉमी को बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकती, इसकी जरूरत थी। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा, खर्चे बहुत ज्यादा, रेवेन्यू बहुत कम, एक्सपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट पे जी रहे हैं, बहुत दिक्कतें। कौन सा प्राइवेट सेक्टर या इंटरेस्ट लेना चाहेगा? सोचो। इसलिए हमारी इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी नहीं बनाया गया, हमको सूट करा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, कि प्राइवेट हमारी मदद करे, जो प्रॉफिट में एटलीस्ट चल रहे हैं या हो सकते हैं उनको प्राइवेट चलाए, इन्वेस्टमेंट करे, और गवर्नमेंट भी बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट करे जिसकी जरूरत है। तो गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट को भी रखा गया, प्राइवेट सेक्टर को भी रखा गया, हमारी इकोनॉमी को सूट किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे पब्लिक प्राइवेट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। हाँ, वो अलग बात है, प्राइमरी रोल प्ले करेगा पब्लिक सेक्टर, सेकेंडरी रोल प्ले करेगा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जरूरत ज्यादा किसकी है? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट के बस की बात नहीं थी उस टाइम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम था ही नहीं, कुछ लोग थे बस, जितने आज है उतने नहीं होते थे। टाटा बिरला अंबानी जो थे, थोड़े बहुत गिने चुने हुए लोग थे, सब लोग जो आज हैं वो नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ही प्राइमरी रोल प्ले करेगी, ऐसा सोचा गया। ये सारी बातें आप आगे पढ़ेंगे, मैं सब कुछ यहां बता दूंगा तो आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे हम। चलो, इकोनॉमिक सिस्टम बनाने के लिए डिसाइड किया गया। इकोनॉमिक सिस्टम क्यों बनाया जाता है? हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर टू प्रोड्यूस, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? उसके सिस्टम होना चाहिए, तो बनाया गया, अरेंजमेंट की गई सब चीज की। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद शुरू हुई बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा, बिना प्लानिंग के कोई टास्क, कोई गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जहां पे एक्शंस होंगे, पॉलिसी बनाई जाएगी, किस लिए? अपनी कंट्री के रिसोर्स को यूज करके, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, प्रायोरिटी पे ऑब्जेक्टिव, उनको पूरा करने के लिए, उसके लिए किया गया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी, जो प्लानिंग कमीशन होगी, सेट ऑफ टारगेट्स होंगे उसके पास, और प्रोग्राम पॉलिसी बनाएगी, किस लिए? टू अचीव द टारगेट जो हमारे लिए जरूरी है, उनको अचीव करने के लिए टाइम पीरियड में। तो मेन फोकस जो था वो था रैशनल मैनेजमेंट पे, और रिसोर्स हमारे पास बहुत कम थे, आप जानते हैं। तो रिसोर्स को हमें बहुत रैशनली यूज करना था, ताकि रिसोर्स वेस्ट ना हो, हमारे गोल भी अचीव हो जाए और जीडीपी ग्रोथ होती रहे। ऐसा ऑब्जेक्टिव था। एक तो इकोनॉमी बैकवर्ड है, ऊपर से रिसोर्स नहीं है, कितना मुश्किल काम है सोचो। तो प्लानिंग कमीशन को कब सेट किया गया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। बोलो बेटा, कब? 1950, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, देखो बेटा, जब प्लानिंग कमीशन सेट हुई ना, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन पर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो उनकी चेयरमैनशिप के अंडर प्लानिंग कमीशन सेट की गई। उसके बाद आज अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया 2015 में ही, फरवरी में के टाइम पीरियड पे प्लानिंग कमीशन हमारी खत्म होकर नीति आयोग शुरू हो गया था। ठीक है, नीति आयोग फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर आपसे पूछते हैं कि उस समय पर 1950 के समय पर, 1947 इंडिपेंडेंस के समय पर जो जब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई तो किसने उसका आइडिया दिया, आर्किटेक्ट कौन थे, हम बोलेंगे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस, पीसी महलनोबिस भी बोलते हैं इनको, वो थे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटी। जिस जिस टास्क की प्रायोरिटी पहले है, उस टास्क को, उस गोल को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करेंगे अपने कंट्री के रिसोर्स को यूज करके, वो भी रैशनली, वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो अगर आपसे पूछते हैं बेटा 2 मार्क्स में छोटे नंबर में कि क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी प्लानिंग करने की, क्या जरूरत थी प्लानिंग कमीशन सेट करने की, तो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर टॉपिक पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, 4-5 पॉइंट्स होते थे, तो पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, पहले आप बेसिक जो मेन अभी है आप समझ लो उसको। क्या जरूरत थी प्लानिंग करने की, बता चुका हूं मैं आपको, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। अब डेवलप करना है, डेवलप करने के लिए कुछ गोल सेट किया, गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना बस। तो इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एज अ बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल के बाद हमारी इकोनॉमी कैसे मिली हमें, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। इट वाज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, लो ग्रोथ के पाथ पे थी, बहुत जीडीपी जो था बहुत लो था। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई। हम अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस के बाद डिमांड सप्लाई के ऊपर नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट की जरूरत थी, बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो गवर्नमेंट ही कर सकती है, और गवर्नमेंट को ये करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ी, इसलिए जरूरत थी प्लानिंग कमीशन की। इसका आंसर होगा, बहुत सिंपल आंसर है, समझ में आपको आ गया। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक सिस्टम तैयार किया गया। अब इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं या फिर इकोनॉमी जो होती है, वो 3 तरह की होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। इसके बारे में आई थिंक हर बच्चा जानता है इकोनॉमी कौन सी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे मेन रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है। डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन जो है प्राइवेट लेता है और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई से ही सॉल्व किए जाते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी प्राइवेट हैंड्स में होता है। फ्रीडम होता है डिसीजन मेकिंग करने का, प्रॉफिट इनका मेन मोटिव होता है, आप सब लोग जानते हैं। ऐसी इकोनॉमी इंडिया में, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो यूएसए, यूके, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब क्या है, जापान कैपिटल इकोनॉमी है। तो capitalist economy is one in which means any resources of production are owned by individuals, not by the government. Individuals are free to take their economic decisions क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेरी सिंपल इट इज। सोशल इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पर रिसोर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, पब्लिक सेक्टर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये सब सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट लेती है। ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, दैट्स इट। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उनमें दोनों की मेरिट्स होती है। हमारी इकोनॉमी कैसी है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Production decisions are governed largely by principle of profit maximization, but not without check and balance of social justice. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अचीव करने के चक्कर में वेलफेयर भूल जाएंगे, ऐसा मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं होता है। दोनों ही मोटिव को ध्यान में रखा जाता है, ऐसा हमारी इकोनॉमी के अंदर होता है। इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी सिंपल इट इज। इसके बाद अब आता है इस टॉपिक का सबसे मेन टॉपिक, सब टॉपिक जो है वो ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जब सेटअप की गई, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, प्लानिंग को शुरू किया 1950 के अंदर, तो सबसे पहली चीज उसमें डिसाइड ये किया गया कि हम जो गोल सेट करेंगे वो 2 तरह के होंगे। कुछ गोल्स ऐसे होंगे जिनको अचीव करने में टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, जैसे पॉवर्टी खत्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है,
कंट्री का जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है कॉन्टिन्यूसली, मॉडर्नाइजेशन करनी है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ऐसे गोल्स को कहा जाएगा लॉन्ग टर्म गोल्स। तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों गोल समझाया गया। लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वहां पर हम बात करेंगे 4 से 5 गोल्स की, उसको ध्यान से आप सुनेंगे। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग क्यों की जाती है बेटा, आप सब जानते हैं। प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव या गोल्स। तो गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग की गई। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे, शॉर्ट टर्म गोल क्या थे, ध्यान से सुनो। तो लॉन्ग टर्म गोल जो होंगे आर कॉमन टू ऑल 5-year plans and are therefore generally suited as common goal of 5-year plans or objective of planning। जो 5-5 साल के प्लान बनाए जा रहे हैं उन सब के लिए हमेशा कॉमन गोल रहेगा। वो गोल कौन से थे उन्हें बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके अंदर 4 से 5 गोल्स आपको समझाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल जो होंगे वो प्लान स्पेसिफिक होंगे एंड जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान उन्हें कहा जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स में या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आप टोटल 4 से 5 ऑब्जेक्टिव यहां पढ़ेंगे। एग्जाम में पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको समझाने के लिए आ सकता है, तो हर ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, समझने वाली चीज भी है। रटिफिकेशन मेरे ख्याल से यहां पर नहीं है, बट हाँ डेटा आपको रटना पड़ सकता है, बट समझने वाली चीज यहां पर है, आप समझिए उसको। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहला गोल हमारे सामने आता है जीडीपी ग्रोथ। अब एक बात बताओ बेटा, जीडीपी ग्रोथ जो है उसका मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब आप बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो एनुअली हम बोलते हैं कि गुड्स सर्विस का जो प्रोडक्शन है हम करते हैं, अगर हमारी कंट्री के अंदर गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन कंटिन्यू हर साल इंक्रीज होता रहे, मैं बोलूंगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर कंटिन्यूसली हर साल आपकी कंट्री में बढ़ रहा है, आउटपुट आपकी कंट्री में बढ़ रही है हर साल, तो हम बोलेंगे जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी करनी है उसके टारगेट सेट किए जाएंगे। हमारी इकोनॉमी ने टारगेट सेट किए, कभी 4%, कभी 5%, कभी 8%, कभी 10%। तो टारगेट्स सेट करना जरूरी है, तभी तो हम अचीव कर पाएंगे। तो जीडीपी ग्रोथ है क्या और कैसे होती है समझेंगे उसको। इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। बहुत सिंपल है, इट इंप्लाइज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टाइम तक आपके कंट्री में गुड सर्विस का फ्लो बढ़ता रहे, इस कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ। When the increase in the flow of goods and services is consistent, ऐसा नहीं है आज जीडीपी आपका कम है कल बढ़ गया या अगले साल बढ़ गया, उसके बाद कभी बढ़ा नहीं, कम हो गया फिर बढ़ गया, ग्रोथ थोड़ी है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। Thus जीडीपी ग्रोथ लेड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमेशा जीडीपी ग्रो करता रहेगा हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो इंक्रीज इन जीडीपी से ग्रोथ होती है, आपको मानना पड़ेगा। इट इंप्लाइज अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी और कंसिस्टेंट इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जीडीपी को इंक्रीज करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप रिसोर्सेस का बेस बढ़ाओ। आपकी कंट्री में रिसोर्स थे नहीं, रिसोर्स बहुत लिमिटेड थे। उसके बाद दूसरा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। रिसोर्स अगर हैं आपके पास या रिसोर्स कम भी हैं तो टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करो कि रिसोर्स वेस्ट ना, आउटपुट ज्यादा है। दो तरीके होते हैं जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के, ये ऑब्जेक्टिव सेट किए गए और ऐसा किया भी गया और आज तक ऑब्जेक्टिव ये होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है तो क्या, ऑब्जेक्टिव तो आज भी जीडीपी ग्रोथ। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। उसके बाद कुछ बुक्स में आज के सिलेबस में शायद इंप्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको ना मिले। यहां मेरे पास 5 ऑब्जेक्टिव है, आजकल बुक्स में 4 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, तो हम 5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव है वो है इंप्लॉयमेंट, और इंप्लॉयमेंट हमारी कंट्री का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इंप्लॉयमेंट आज अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हुई है, बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा इसको खत्म करने में अनएम्प्लॉयमेंट को। तो इंप्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, जितने भी लोग काम करने के एबल हैं या विलिंग हैं उन सबको काम मिल भी जाए, सब लोग एम्प्लॉयड है, उसे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। मान लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी कंट्री में नहीं आ सकती क्योंकि कोई ना कोई तो अनएम्प्लॉयड हो गई, बट ऑब्जेक्टिव रखा गया था फुल एम्प्लॉयमेंट। सुनेंगे ध्यान से, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क
and willing to work at the market wage rate as getting work. अनएम्प्लॉयड ना रहे कोई, ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा गया था. In other words, those who are able to work and willing to work must get work. This is a social objective. Objective of full employment focused on inclusive growth. मतलब क्या होता है कि more and more people should participate in the process of growth, and benefits of growth must be shared across wider section of society. It amounts to achieving growth with social justice. ये ऑब्जेक्टिव अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, पर आप इसको लर्न कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं. एग्जाम में ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव आता है जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं आपको, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इट इज. इसको ध्यान से सुनना. आप सब जानते होंगे हमारी कंट्री के अंदर रिच भी हैं, पुअर भी हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे कंट्री में जो रिच लोग हैं वो बहुत रिच है, जो पुअर है बहुत पुअर है. इकोनॉमी के अंदर रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा है. तो रिच और पुअर में बहुत ज्यादा गैप होना ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. उसे इक्विटेबल करना है. एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कि सबको बराबर हिस्सा मिले, वो पॉसिबल नहीं है कि सबको 50,000 सैलरी मिले चाहे कोई भी काम करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. बट हम रिच और पुअर में गैप कम कर सकते हैं. यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर सैलरी दो. ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सबको इक्वल शेयर तो नहीं मिल सकता, बट रिच और पुअर में गैप कम हो सकता है. रिच बहुत रिचर है, पुअर बहुत पुअर है. इस गैप को कम करना है. इस गैप को कम कैसे कर सकते हैं वो इस ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है. हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा सेक्शन रिच है जो बहुत रिच है, इतने सारे लोग बहुत पुअर है जो बहुत पुअर है. तो हमें पुअर का जो प्रपोर्शन है ना उसको कम करना. समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. रिच की जो इनकम है वो ज्यादा होती है, उनकी इनकम पे आप टैक्सेस ज्यादा लगा सकते हो, इनकम टैक्स. उससे जो रेवेन्यू आएगी उससे पुअर को सब्सिडीज दे सकते हो, उस पर एक्सपेंडिचर कर सकते हो, पुअर कम पुअर हो जाएंगे. तो ये आपको इस ऑब्जेक्टिव में लिखना है. तो पुअर का लिविंग स्टैंडर्ड आपको इंप्रूव करना है रिच से पैसा लेके थ्रू टैक्सेस. ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है. शुरू करेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस if the benefits of growth accrue to only handful people of society. हमारी सोसाइटी में सिर्फ इतने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है जो रिच है, इतने लोगों को नहीं मिल रहा, तो इसका क्या फायदा. तो क्या करना पड़ेगा हमें. हमारा पर्पस ये है कि रिच जो हैं, बहुत जो रिच हैं, उनका थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड में से कुछ हिस्सा लेके पुअर पे स्पेंड कर सकते हैं. तो ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस अगर रिच रिच हो जाए, पुअर बहुत पुअर हो जाए. हमें क्या करना है, हमें सभी सेक्शन को, पुअर को भी रिच को भी, सबको बेनिफिट्स दिलवाने हैं और देने हैं. उसे बोलेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. अब सुनना ध्यान से. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में फर्क होता है. Equal distribution would mean every individual in the society get the same share. ये possible नहीं है बेटा. It would imply situation when a doctor gets same salary as a clerk in hospital. ये possible नहीं है. यानी equal distribution possible नहीं है, but equitable distribution possible है, जो objective है. वो क्या होता है? Equitable distribution refers to situation when difference in the income are allowed. इनकम में फर्क तो होगा सबकी, कोई डॉक्टर है कोई क्लर्क है, फर्क तो होगा, लेकिन गैप बहुत कम हो, लिमिट्स में हो गैप. These differences are socially unwarranted and are to be proportionate to the difference in qualification and skills. वो तो होता ही है बेटा, क्वालिफिकेशन किसी की ज्यादा किसी की कम है, डिफरेंस तो होता ही है, पर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो इक्विटी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस होना चाहिए. मतलब कि जो गैप है दोनों में रिच पुअर में उसे हम कम करें. तो कम कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आपको कि रिच पे टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ज्यादा लगाए और पुअर पे एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा करे, जो पैसा रिच से आ रहा है सब्सिडीज दे या कैपिटल एक्सपेंडिचर करे पुअर के ऊपर, ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है. ये ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का है और था. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, मॉडर्नाइजेशन. बहुत आसान है,
इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। आज की जो एज है वो साइंस की एज है, साइंस का जमाना है, इनोवेशंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हमारी इकोनॉमी जो थी इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्नाइज थोड़ी थी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, बैकवर्ड इकोनॉमी, अनडेवलप इकोनॉमी है, टेक्निक्स वहां पर है नहीं, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है हमारी इकोनॉमी। तो हमें टेक्निकली डेवलप होना था, हमें हमारी इकोनॉमी की टेक्निक को बढ़ाना था, डेवलप करना, उसे बोलेंगे मॉडर्नाइजेशन। हम चाहते थे हमारी हर पूरी इकोनॉमी के अंदर, हर एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाए, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ जाए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में, और आई भी। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, देखो, एच वाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी आई, आईटी रेवोल्यूशन 1990 के अंदर। तो ये एग्जांपल्स थे मॉडर्नाइजेशन के। इसलिए आज भी हम चाहते हैं हमारी कंट्री क्या होती रहे, मॉडर्नाइज, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से ही फायदा मिलता है। सुनेंगे ध्यान से। इट रेफर्स टू अपडेशन and adoption of modern technology in the process of growth. As noted earlier, output can be increased either by increasing pool of resource. अभी आपने पढ़ा पहले ऑब्जेक्टिव में जीडीपी ग्रोथ में कि जीडीपी ग्रोथ के दो तरीके हैं, या तो रिसोर्स को बढ़ा लो या फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लो। तो टेक्नोलॉजी डेवलप होने से मॉडर्नाइजेशन होती है और मॉडर्नाइजेशन से ग्रोथ हो सकती है। So today's age, the age of science and innovations, science has offered us new ways of doing things such that productivity आज बढ़ी है फर्म्स में, फैक्ट्रीज में। तो उसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 1966 में हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, HYV सीड्स के थ्रू। ग्रीन रेवोल्यूशन इज इंडियन एग्रीकल्चर इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज इन आउटपुट। और उसके अलावा 1990 में बेटा हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट्स, इसका रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर आउटसोर्सिंग का बिजनेस बढ़ गया था, बीपीओज आ गए थे, कॉल सेंटर्स आ गए थे, आप सब लोग जानते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मॉडर्नाइजेशन के। जब भी आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव समझाएंगे वाला तो साथ में एग्जाम्पल जरूर डालेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास और है, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। कौन सी कंट्री नहीं चाहती कि हम अपने पे डिपेंड रहें? हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल के बाद इंपोर्ट नेशन बन गई थी। हम हर चीज इंपोर्ट करते थे, हर चीज इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। वो तो बैकवर्डनेस का साइन होता है यार। फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करनी चाहिए हमें, तो हमारी इकोनॉमी तो फिनिश गुड्स इंपोर्ट करती थी। तो हमारी इकोनॉमी को सख्त जरूरत थी सेल्फ सफिशिएंट होने की, कि किसी पे डिपेंड मत हो, अपने आप पे डिपेंड हो। एक बार क्या हुआ, इंडिया का पाकिस्तान से वॉर चल रहा था, 60s के टाइम की बात है, और यूएसए के रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे थे। तो यूएसए से इंपोर्ट करते थे हम फूड ग्रेन्स, ये फूड वगैरह इंपोर्ट करते थे। तो यूएसए ने बोला इंडिया को कि पाकिस्तान से वॉर रोक दो, अगर आप पाकिस्तान से वॉर नहीं रोकोगे तो आपको फूड्स हम सप्लाई नहीं करेंगे। धमकाया गया। तो इंडिया ने सोच लिया भाई हम किसी और पे डिपेंड है, उनकी माननी पड़ रही है बात हमें, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, खुद पे डिपेंड हो जाते हैं। तब से सोच लिया इंडिया ने कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे और किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले ये सुनो, व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी? सेल्फ सफिशिएंसी मींस डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, अपनी खुद की कंट्री की गुड्स पे डिपेंड रहो, particularly food grains. So this goal was accorded high priority during the first 7 plans. देखो पहला प्लान कब बना, 1951 में। कब तक था आपको याद होना चाहिए, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेट हुई। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेट हुई। 1951 से लेके 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान था। फिर 1956 से लेके 1961 तक दूसरा 5 ईयर प्लान था। ऐसे करते करते 5-5 साल के प्लान बनते रहे। उसके बाद कह रहे कि कंटिन्यू पहले 7 प्लान तक ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंसी, यहां पर आपको बोल रहा है। तो द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम अब्रॉड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। क्या हुआ, 1965 में यूएसए ने धमकाया किसको, इंडिया को, कि आपको हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आपने वॉर नहीं रोका पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया को रोकना पड़ा वॉर, और माननी पड़ी बात, क्योंकि फूड ग्रेन एसेंशियल गुड्स होते हैं, जरूरी होते हैं सबके लिए। तब से सोच लिया इंडिया ने कि हम
सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, इस पे डिपेंड नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव रखा गया सेल्फ सफिशिएंसी, समझ में आया बेटा? सेल्फ डिपेंडेंसी से हम बोल सकते हैं। तो ये आपके थे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं 5 ईयर प्लान्स के लिए। शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं प्लान स्पेसिफिक होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल जो थे वो वेरी होते हैं प्लान टू प्लान, डिपेंड करते हैं कंट्री की नीड्स क्या है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग अपॉन द करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स आर इन सिंक विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कभी कभी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते थे, उन्हें बोला गया शॉर्ट टर्म गोल्स। बहुत सिंपल है। और उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है कि सक्सेस या अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या थी। हमने प्लानिंग कमीशन सेट किया, हमने 5-5 साल के प्लान्स बनाए, हमने लॉन्ग टर्म गोल्स रखे, हमने शॉर्ट टर्म गोल्स रखे। उसका फायदा क्या हुआ? तो बिल्कुल फायदा मिलेगा। कुछ करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, फायदा मिलेगा। लेकिन जितना हमारे टारगेट्स थे, जो हमारे गोल्स थे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, उतना अचीव नहीं कर पाए। बट हाँ, अचीवमेंट्स तो थी। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स या शॉर्ट टर्म प्लान्स या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से क्वेश्चन आ गया, तो आपको बताने पड़ेंगे क्या अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स के अंदर आपके पास 6 से 7 पॉइंट्स यहां पर होंगे मेरे हिसाब से। तो 7 पॉइंट्स आर देयर। इन 7 पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ध्यान से सुनेंगे, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट हमारे सामने आती है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारा ऑब्जेक्टिव था जीडीपी ग्रोथ, गुड सर्विस का प्रोडक्शन हमें कंटिन्यू एक्सपैंड करना। तो उसका फायदा मिला, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई। कितने परसेंट से बढ़ती थी आपको बताना है, कितने परसेंट से बढ़ी ये भी आपको बताना। सुनेंगे ध्यान से। सक्सेस ऑफ प्लानिंग is assessed in terms of different parameters of growth. सबसे पहले इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम indicates economic growth. In this context, following observations need to be noted. During the period to planning से पहले की बात करें तो नेशनल इनकम सिर्फ 0.5% से बढ़ती थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। अगर हम प्लानिंग के बाद की बात करें बेटा, तो एट द एंड ऑफ 7th 5 ईयर प्लान, एट द एंड ऑफ 7th 5 ईयर प्लान, हमारी इकोनॉमी का जो रेट था, किसका? नेशनल इनकम का, वो था 5.8% पर एनम। तो इतना चेंज क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। गोल सेट करे, टारगेट्स अचीव करने में लग गए हम लोग। तो ये चीज आपको यहां लिखनी पड़ेगी अचीवमेंट के अंदर कि 0.5% से नेशनल इनकम बढ़ती थी प्लानिंग से पहले। लेकिन प्लानिंग के बाद देखें, अगर हम 7th 5 प्लान के एंड में 35 साल के बाद अगर हम देखें लगभग, क्योंकि 5 साल का प्लान एक होता है, तो 7 प्लान 35 साल के, 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स के बाद देखा हमने कि हमारा ग्रोथ 5.8% तक आ चुका था। अचीवमेंट थी हमारे लिए। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है क्योंकि 35 साल भी हो गए, बट अचीवमेंट तुम उसको बोलेंगे, ये आप लिख सकते हो बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट अचीवमेंट है वो क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अभी होता क्या है, अगर मैं पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, जितने लोग कंट्री के अंदर हैं, तो पर हेड की एवरेज इनकम आ जाती है, उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो उसकी ग्रोथ में क्या चेंज हुआ वो आप ध्यान से सुनेंगे। ओवर टाइम per capita income has recorded significant rise. During the period prior to planning, rate of increase in per capita had been very notional, बहुत कम रेट से बढ़ती थी। Increase in per capita income is a significant achievement as it implies greater availability of goods and services per head population of country. बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कंटिन्यू बढ़ रही है, इसका मतलब पता है क्या है? कि एक बंदे की एवरेज इनकम बढ़ रही है। इट मींस कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, उसके पास ज्यादा गुड सर्विस की अवेलेबिलिटी अब है। तो ऐसा कंट्री में हो रहा था, देखा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की अचीवमेंट है ये। उसके बाद सुने ध्यान से, बट द रीडर मस्ट bear in mind that this is an average rise. This does not show any promise of rise in quality of life of every individual. ऑब्वियसली बात है यार कि नेशनल इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हो, तो वो एवरेज पर कैपिटा इनकम है, सबकी इनकम बराबर थोड़ी आ जाएगी। अगर मेरी कंट्री की नेशनल इनकम मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख को डिवाइड कर रहा हूं 100 से, तो सबकी इनकम 10,000 थोड़ी आ जाएगी।
किसी की तो इंग्लिश ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एवरेज राइज था, बट हाँ अचीवमेंट है ओवरऑल देखें अगर हम तो एवरेज बेस पे। वी ऑल नो दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, इसलिए हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट फोकस कर रहे थे बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट था वो था इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। ये तो हुआ क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आ गए थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स आ गए थे, जर्नल रिफॉर्म्स भी आए थे, हम पढ़ेंगे सब क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो 5 year plans have contributed to development of agriculture also through land reforms। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपने जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, ऑनरशिप राइट्स को टिलर्स को दिया गया, अब राइट्स टिलर्स के पास होंगे, रेंट को फिक्स किया गया, एक्सेस लैंड पे सीलिंग लगाई और लैंडलेस फार्मर्स को दिया गया, लैंड को जो फ्रेगमेंटेड था उसे कंसोलिडेट किया गया, मिलकर एक फार्मर को बड़ा लैंड दिया गया छोटे लैंड की बजाय। इस सबसे एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा क्या? यही रीजन थे जो लैंड रिफॉर्म में लिखे जाएंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलप की एग्रीकल्चर में, HYV सीड्स को लेके आया। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या देखो, abolition of intermediaries, modernization, regulation of rents, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड कंसोलिडेशन, मतलब कि लैंड को जो टुकड़ों में था उसको मिलाकर एक लैंड देना फार्मर्स को, ऐसा किया। उसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी के लिए HYV सीड्स को इंप्रूव किया, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आए, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री में आया 66 के अंदर, 1966 के अंदर। ये सब एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन की वजह से, प्लानिंग की वजह से इंडिया में एक और अचीवमेंट थी हमारे पास, जो थी ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री के अंदर हैवी मशीन यानी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर प्लानिंग 5 year plans gave a big push to basic and capital goods industries जैसे आयरन, स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, इनकी इंडस्ट्री खोली गई। Consumer goods industry have also grown to achieve the level of self-sufficiency। इंडियन इकोनॉमी की रैंक अब लार्जेस्ट नेशन में आने लगी, 10th लार्जेस्ट नेशन बोला गया इंडिया को वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि यहां पर अब डेवलपमेंट हो रही। ये अचीवमेंट नहीं तो और क्या बेटा। उसके अलावा अब मेन बात सुनना ध्यान से, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। उसके अलावा हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट एलिमेंट जो कंट्री में प्रोडक्शन में एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रा के अंदर आते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं जो सोशल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इस सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया आफ्टर प्लानिंग। तो प्लानिंग के बाद की अचीवमेंट ये थी कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सब डेवलप हुआ। उसके अलावा सोशल इंफ्रा भी डेवलप हुआ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ ऑल्सो। ये अचीवमेंट है, देखो सुनेंगे ध्यान से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रा के अंदर आते हैं। इन सब को डेवलप किया गया ड्यूरिंग प्लानिंग। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। एग्जांपल दिया है, इंडियन रेलवे हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। उसके अलावा रेवोल्यूशनरी चेंज आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, मैंने बताया आपको इंडिया ग्लोबल प्लेयर बन गया मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के अंदर। उसके अलावा बड़ी अचीवमेंट थी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी एजुकेशन, हेल्थ, इसके अंदर भी डेवलपमेंट राइज देखने को मिला। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी आर द की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। These have recorded a significant rise over time. It is owing to expansion of health facilities. डेथ रेट हमारी कंट्री का कम हो गया, 6.4 आ गया, जो 27 हुआ करता था कभी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ गई, जो 32 साल होती थी वो 68.3 इयर्स पे 2015 की बात कर रहे हैं आ गई। उसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ गई, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ गया, उनका नंबर बढ़ गया। उसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव होता था फुल एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट में भी हमें कुछ इंक्रीज देखने को मिला, बट जितना एडिक्वेट चाहिए था उतना में नहीं मिला। बट लिख सकते हो आपकी सीरियस एफर्ट्स इसके लिए भी लिए गए प्लान्स के अंदर कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे। टारगेट भी रखा गया था, आपको मैं बताता हूं कि 50 मिलियन
जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था प्लान्स के अंदर। पूरा नहीं हुआ बट इतना तो हुआ कि टारगेट के पास हम पहुंच रहे थे। देखो बच्चों, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, एकदम से नहीं होगा, बट अचीवमेंट थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, प्रोग्राम, योजनाएं लॉन्च करी। In different 5-year plans, government has launched several employment schemes. It is significant to note that in the 12th 5-year plan, government target रखा 50 मिलियन जॉब जनरेट कर। आपको याद होगा बेटा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चलता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती रहती है जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके अचीवमेंट्स थी जो प्लान में रखे जाते थे। इन शॉर्ट, Indian economy has recorded significant growth along with significant structural changes also. This change happened because of planning, हम बोल सकते हैं। The change is happening across all the sector of the economy. ये था आपका कंक्लूजन। तो बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका टॉपिक है, सेपरेट चैप्टर बना हुआ है कुछ बुक्स के अंदर, उसमें यही टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है, शुरू कैसे हुई, चेयरमैनशिप किसकी थी, आर्किटेक्ट कौन थे, क्या जरूरत थी प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव, उनके अचीवमेंट्स क्या थे। ये आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, नॉलेज वाला टॉपिक था, इसको आप याद करें अच्छे से। हाँ, कुछ बुक्स में देखो बेटा, हम सारी बुक्स को मिलाकर नोट्स बनाते हैं तो सभी बुक्स का डेटा किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में अलग भी होता है। तो आप अपने हिसाब से रेफरेंस बुक को भी फॉलो करें। अगर आप हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स से, क्लास से आप अच्छे से कंसेप्ट को समझें, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर, उसके पॉलिसीज और फीचर्स, प्रॉब्लम्स, ये आपका एग्रीकल्चर में चलेगा। इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पहले कैसा था, आज कैसा है, आज के एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या हैं, पहले क्या थे, आज एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का होगा लैंड रिफॉर्म्स। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, फिर पॉलिसीज पे ध्यान। चलिए शुरू करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो बैकवर्ड था, लो प्रोडक्टिविटी थी, टेक्निकली डेवलप नहीं था, मींस ऑफ इरिगेशन नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो एग्रीकल्चर जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, द लैंड रेवेन्यू की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है कि जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था बिटवीन जमींदार और अपना टेनेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन जमींदारी सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया वो बहुत लंबे समय तक इंडिया में चलता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था एग्रीकल्चर में। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज, मतलब कि जमींदार, who merely collected rent from the actual tillers of the soil, जिसे हम लगान बोलते थे। ऊपर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। एग्रीकल्चर जो था हमारा इस तरह का था कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि हम सब कुछ खुद से अपने आप के लिए बना लें, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से, यानी यूएसए से। उसके अलावा द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में कि हमारी कंट्री की लगभग 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। इतनी सारी पॉपुलेशन डिपेंड एग्रीकल्चर पे, लेकिन एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी थी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। ये सारी जो थी ये ड्रॉबैक्स थे, प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की थी इन शॉर्ट। इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम फर्स्ट 5-year प्लान। पहले 5 साल के प्लान में ही डिसाइड कर लिया गया था एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम पढ़ेंगे डिटेल में भी, वो आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, तो आप क्या लिखेंगे? सर सबसे बड़ा रोल मैं ये मानता हूं कि एग्रीकल्चर जो है ना वो रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। हमारी कंट्री में 65 to 70% रूरल है
और वहां प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये इंप्लॉयमेंट देता है कहां के लोगों को, रूरल एरियाज के लोगों को। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंस और भी हमारे पास है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मान लिया कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर कम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन देता तो है, इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो आप। तो एग्रीकल्चर मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जीडीपी इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। 50s की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज बीन रेंजिंग बिटवीन 51 टू 17.4% फॉर डिफरेंट। देखो उस समय पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, तो कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी के अंदर ज्यादा एग्रीकल्चर का ही था। लेकिन आज एग्रीकल्चर कम होता है, इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप हो गया, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो गया। बट इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर की है कि आज भी एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर 17% तक कंट्रीब्यूशन दे देता। डेटा कुछ बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, लेटेस्ट डेटा गया होगा वो ले लेना, वो कर लेना लर्न। उसके बाद सबसे बड़ी एडवांटेज बेटा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड कहां से आएगा? एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड कहां से? नो फार्मर्स नो फूड, आपने सुना होगा। तो एग्रीकल्चर आपको बेसिक गुड्स, आपके लिविंग के लिए जो आपको बेसिक फूड ग्रेन्स चाहिए सप्लाई करता है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। वेज गुड्स क्या है? बेसिक नेसेसिटी गुड्स को आप वेज गुड्स बोलते हो। तो वेज गुड्स सप्लाई करता है एग्रीकल्चर। वेज गुड्स आर द necessities of life such as wheat, rice, pulses, maize, bajra, oil seeds. Agriculture provide wage goods to about 121 crores of people in India. आज मैं बोलूंगा 140 करोड़ लोग हो चुके होंगे, उनको एग्रीकल्चर बेसिक वेज गुड्स प्रोवाइड करता है बेटा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर की आप लिख सकते हो। तो रूरल एरियाज के अंदर, इवन कुछ अर्बन में भी एग्रीकल्चर को हम बोलेंगे एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम बोलेंगे मेन एम्प्लॉयमेंट सोर्स जो एग्रीकल्चर वो रूरल एरियाज के अंदर है, क्योंकि रूरल एरियाज का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया, अर्बन रूरल सब मिला के, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंप्लॉइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। ये तो आप मान के चलते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अब आपको मेन बताता हूं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रही है हमारी कंट्री, उसमें एग्रीकल्चर का भी रोल है। एग्रीकल्चर ना हो तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा दोस्तों? सोचने वाली बात है ना। कॉटन की बात करें तो रॉ कॉटन एग्रीकल्चर से जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। शुगर केन शुगर इंडस्ट्रीज में जाता है। ऑयल सीड्स ऑयल रिफाइनरीज में जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सोर्स है किसका? रॉ मटेरियल का। तो एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सप्लाई industrial raw material like cotton to textile industry, seeds for oil industry, sugar cane for sugar mills. As a supplier of raw material, agriculture sector is of primary significance for growth of industry in India. उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज एग्रीकल्चर की सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्री को फायदा है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में आज मशीन यूज होती है, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ट्यूबवेल्स, बड़ी बड़ी मोटर्स इरिगेशन वगैरह के लिए। तो ये सारा का सारा सामान कहां से आता है? इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू बढ़ रही है क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। तो इंडस्ट्रीज को फायदा मिल रहा है ड्यू टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को काम देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स। क्योंकि एग्रीकल्चर में हम मेन बात करें तो ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, इनका बहुत यूज होता है। तो इंडस्ट्री से ही आता है सारा सामान। तो एग्रीकल्चर की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी होगी। जितना एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतना इंडस्ट्री सेक्टर भी बढ़ेगा, उनको फायदा होगा, उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, उनके गुड्स बिकेंगे। बेसिकली कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। उसके अलावा हमारी कंट्री एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट भी करती है। तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन करता है किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम? एग्रीकल्चर मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैशू नट्स, टोबैको, कॉफी एंड स्पाइसेस. Exports are a source of foreign exchange which India needs for import of defense goods as well as crude oil.
इंडिया सबसे ज्यादा डिफेंस गुड्स और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, आपको पता है। उसके लिए रेवेन्यू चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो एग्रीकल्चर में हम सक्षम है, एग्रीकल्चर में हम सेल्फ डिपेंडेंट आज हो चुके हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करके, एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करके हम रेवेन्यू कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज की टर्म में। उसका यूज हम करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। बट वो मैं बोल सकता हूँ कि इतनी रेवेन्यू नहीं आती कि आप इंपोर्ट कर लो, आपको अपने हिसाब से भी, अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है। बट एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है कि वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है आपको। तो एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। उसके अलावा इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। बेटा ट्रेड दो तरह का होता है, एक अपनी कंट्री के अंदर आप अलग अलग स्टेट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा आप कंट्री से बाहर कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। तो एग्रीकल्चर में दोनों की इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप। एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट हम बाहर भी करते हैं अब्रॉड में, और इंडिया के अंदर भी कुछ स्टेट्स को करता है। तो एग्रीकल्चर ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डोमेस्टिक ट्रेड ऑल्सो। This is borne out by fact that huge expenditure in India is incurred on purchase of farm products needed by one more than billion people in the country. उसके बाद एग्रीकल्चर मदद करता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की। जब एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करना होता है तो रोडवेज, रेलवेज, इवन सी रूट से भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मदद मिल जाती है रेवेन्यू जनरेट करने में। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को मदद कर रहा है रेवेन्यू जनरेट करने में, वैसे ही एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है किसको? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन इंडिया, implying that agriculture is a significant source of demand for transport industry. These are the importance of agriculture. तो हम लोगों ने पढ़ लिया एग्रीकल्चर का रोल क्या है, एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के फीचर्स की। तो एग्रीकल्चर के फीचर्स की मैं बात करूं, देखो बेटा, जब फीचर्स पढ़ लोगे, प्रॉब्लम्स पढ़ लोगे, उसके बाद जाके समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए। और जब पॉलिसी पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा कि पॉलिसी जो बनाई वो क्यों बनाई, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स पता है। तो पहले आपको प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूं, फीचर्स पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं, फिर आप पॉलिसी पढ़नी। तो एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है? हमारा एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं जितना दूसरी कंट्रीज के अंदर होता है, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, इरिगेशन फैसिलिटी भी वहां मिल जाती है। लेकिन हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी लो है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है सुनना, प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। एक हेक्टर ऑफ लैंड पे जितना आउटपुट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि एडवांस नेशन में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, ज्यादा हमारी कंट्री में होता है, लेकिन यार प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं कि उनके एक हेक्टर लैंड पे कितना आउटपुट, हमारे लैंड पे कितना आउटपुट, उनके में ज्यादा, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है? टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है। तो लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। Backwardness of agriculture implies slow growth of agriculture for industries. ये हम बोल सकते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी इज द फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दूसरा फीचर क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर, सुनना ध्यान से, एग्रीकल्चर के अंदर देखो, एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो रूरल एरियाज के अंदर होता है। मैं बोलता हूं कि इंडिया में 70% एरिया रूरल है और सारे लोग वहां एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अगर एक फैमिली में 20 लोग भी है ना, बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है, तो पूरी फैमिली अपने छोटे से पीस ऑफ लैंड पे या फार्म पे लग जाती है। उस लैंड पे जरूरत अगर 10 लोगों की है तब भी वहां 20 लोग काम कर रहे होते हैं। वो क्या करेंगे? तो जरूरत 10 लोगों की हो, काम कर रहे हैं 20 लोग, अब 10 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। उन 10 लोगों को अगर उस फार्म से हटा दिया जाए तो आउटपुट तब भी उतनी आनी जितनी आती है। इट मीन जो 10 लोग वो काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो लोग अनएम्प्लॉयड है पर दिखते नहीं है। जो लोग अनएम्प्लॉयड दिखते नहीं है उन्हें बोलते हैं डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, जितने लोग की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। पीपल आर वर्किंग मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। इफ सम ऑफ देम विड्रॉन, आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। So these people जो are withdrawn are called disguised unemployed people. तो एग्रीकल्चर में दिखता है ये सब, इसे बोलते हैं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की, जो दिखती नहीं है। इट अकर्स
when the number of person engaged on a piece of land is much higher than the actually needed. So apparently all are employed, but in reality many are unemployed. जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनमें से जो एक्स्ट्रा काम कर उनको निकाल दें अगर हम withdrawn, total output will not fall. So disguised unemployment is the distinct feature of Indian agriculture. It reflects backwardness. This is the next feature of agriculture. उसके अलावा बेटा आज भी एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत सारे एरिया में आज भी लगभग 40% एरिया में बोलूंगा आज भी इरिगेशन फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं है। तो एग्रीकल्चर इसलिए वहां पर आज भी रेनफॉल पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हेवीली डिपेंड ऑन रेनफॉल। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज हाईली अनसर्टेन। कब बारिश आएगी, कब एग्रीकल्चर होगा। गुड रेनफॉल होती है तो गुड क्रॉप होती है, बैड रेनफॉल होती है तो बैड क्रॉप होती है। सारे एरिया में ऐसा नहीं है, बट आज भी कुछ एरियाज में ऐसा है जहां एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड। और आज भी फार्मर्स बहुत सारे एरियाज में सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, सरप्लस फार्मिंग नहीं कर पाते, मार्केटेबल सरप्लस नहीं निकाल पाते। जो मार्केट में बेचना है उसके लिए कुछ निकाल नहीं पाते, अपने लिए कर पाते हैं क्योंकि लैंड छोटा है, पैसे कम हैं, सोर्सेस कम हैं, इरिगेशन नहीं है या फिर हम बोलते हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर हाईली अनसर्टेन है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो फार्मिंग इन इंडिया इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड। इट मींस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। पहले अपनी फैमिली के लिए वो सोचता है, उसके बाद मार्केट में कुछ बचने के लिए बच जाए तो बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, बट इतना होता नहीं है। It implies that farming in India is not much commercial in nature. Subsistence agriculture fails to generate surplus for market for investment. इसलिए हम बोलेंगे एग्रीकल्चर कैसा है, स्टेगनेशन है, स्टेगनेंट एग्रीकल्चर है, लो ग्रोथ पे एग्रीकल्चर। एक फीचर और है एग्रीकल्चर का कि हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में मॉडर्न इनपुट्स का यूज बहुत कम होता है। आज भी कुछ फार्मर ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करना चाहते हैं, नई अप्रोचेस को अडॉप्ट करना नहीं चाहते क्योंकि वो पहले से ही ऐसे हैं। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं, कुछ सोच ऐसी होती है बैकवर्ड एरियाज के अंदर। तो कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं पर पैसे नहीं होते, पैकेज बहुत महंगा होता है इन इनपुट्स का। तो मॉडर्न इनपुट्स की बहुत कमी है या अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, हम बोल सकते हैं। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशियली यूज्ड। It is owing to poverty. पैसे नहीं उनके पास। Bulk of farming population in India is poor. It leads to low productivity and therefore backwardness. Simple. तो एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों है, रीजन बन गया उसका। अगर मैं आपको बोलूं कि सब कुछ अडॉप्ट कर सकता है फार्मर, सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन लैंड अफोर्ड नहीं कर सकता। लैंड बहुत छोटा है उसके पास, लैंड बहुत महंगा आता है, पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो लैंड होल्डिंग अगर स्मॉल हो तो भी आउटपुट बहुत कम आती है। और इंडिया में बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में बटी हुई अलग अलग जगह पर। तो स्मॉल होल्डिंग्स जो है, ये सबसे बड़ा फीचर एग्रीकल्चर का इंडिया के अंदर। स्मॉल होल्डिंग्स आर हिंडरेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मतलब रुकावट बन जाता है ग्रोथ में। और इसके दो तरीके हैं। एक तो दो हम बोल सकते हैं तरीके नहीं है, दो कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर लैंड छोटा होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि मशीन का अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे आप छोटे लैंड पे। दूसरा, मार्जिनल फार्मिंग continues to view farming as source of subsistence। सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर पाओगे, एक्स्ट्रा सरप्लस जनरेट नहीं कर पाओगे, लैंड छोटा है। ये कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आप इसके लिए सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, हम पढ़ेंगे पॉलिसीज के अंदर। नेक्स्ट बात ये है इंडिया के अंदर कि आज भी लैंडलॉर्ड में और टेनेंट में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि आज भी बहुत सारे फार्मर्स किराए पे काम करते हैं। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स who are not on the side। टेनेंट समझते हो ना, किराएदार जो किराए पे काम कर रहे हैं। बट the bulk of revenue is appropriated by owners। Tenants often get the bare minimum, little या फिर no surplus left with tenant for reinvestment। Accordingly, agriculture tends to stagnate। बेटा एग्रीकल्चर में हमने बोला कि फार्मर्स जो हैं, बहुत सारे फार्मर जो हैं वो लैंडलेस फार्मर्स है, किराए पे काम करते हैं, तो उनको कितना मिल जाएगा, तो वो बचा नहीं पाते अपने पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो कहाँ से वो जनरेट करेंगे और रेवेन्यू, कहाँ से कर पाएंगे और एग्रीकल्चर। तो सारा बेनिफिट किसको मिल जाता है, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार्स को। आज भी फार्मर्स जो है वो रह जाते हैं। गैप बहुत ज्यादा है रिच और पुअर का, ड्यू टू लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी आज भी बैकवर्ड है, हम ये बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू एडवांस नेशन।
तो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बिकॉज बल्क ऑफ फार्म्स इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज, हमने पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में बटी हुई है, स्मॉल होल्डिंग्स है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है जहां लोग ज्यादा होंगे वहां लैंड छोटा होता जाएगा, टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा, फैमिली साइज बहुत बड़ा हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी कहां से उस पर चल पाएगी, कहां से उसको यूज कर पाओगे आप। तो आज भी आप लोग कैटल पावर या फिर वुडन प्लफ से फार्मिंग करते हैं, नॉर्मल ट्रैक्टर्स नहीं चला पाते, उस पर हार्वेस्टर मशीन का यूज नहीं कर पाते क्योंकि लैंड बहुत छोटा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम आती है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग बच्चों? टेक्नोलॉजी का यूज हम नहीं कर पा रहे। दीज फीचर्स of the Indian agriculture led to important conclusion that Indian agriculture is extremely backward despite of fact that it is significant importance of the Indian economy। इतनी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर की है हमने पढ़ ली, उसके बावजूद भी हम एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू अबव रीजंस, because a significant sector of economy is extremely backward, the economy as a whole continue to battle backward। इसलिए आज भी हम एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बोलते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे पॉलिसीज में, एग्रीकल्चर की लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, जनरल रिफॉर्म्स के अंदर, टेक्निकल रिफॉर्म्स भी उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर के फीचर्स बहुत आसान थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स की। तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के फीचर से मैच करती है। देखो आप, लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटी का अवेलेबल ना होना। मैंने बोला था आज भी 40% एरिया ऐसे हैं जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं। तो क्रॉप फार्मिंग जो है इंडिया में आज भी किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे। हम पढ़ चुके हैं ना ये पॉइंट फीचर के अंदर, वही सेम पॉइंट है। एक और बात है, इंडिया में फाइनेंस की डेफिशिएंसी है, एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं मिल पाता फार्मर्स को। आज तो बैंक्स बहुत खुल गए हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत आ गए हैं, फिर भी एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को लोन नहीं मिल पाता। तो लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पे आज भी फार्मर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब लैंडलॉर्ड्स पे, जमींदार्स पे डिपेंड, इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, उन पर डिपेंड होते हैं, इस वजह से उनका लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो एग्रीकल्चर करने से रह जाते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। bulk of their financial needs of small farmer depend upon non institutional source, मतलब मनी लेंडर, जमींदार, महाजन्स, उनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात करें तो आज भी हम बोलते हैं जितने होने चाहिए उतने है नहीं, तो लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाता है, और फार्मर जो है वो बोरिंग्स करते 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 एग्रीकल्चर करते हैं और बोरिंग्स पे इंटरेस्ट देते हुए मर जाते हैं और फार्मिंग नहीं कर पाते, पॉवर्टी में रह जाते हैं। इसलिए फार्मर्स जो है वो पुअर है और एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है ड्यू टू फाइनेंस की कमी होना, पैसे। गवर्नमेंट को फार्मर को बहुत सपोर्ट देना चाहिए, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देने चाहिए ताकि फार्मर्स आगे इन्वेस्टमेंट करके आगे अपना ग्रोथ और सबसिस्टेंस फार्मिंग की बजाय कमर्शियल फार्मिंग भी कर पाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कन्वेंशियल आउटलुक। आज भी हमारे एग्रीकल्चर की आउटलुक जैसी पहले थी वैसे ही है, हम उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। कन्वेंशियल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। आज भी कई फार्मर्स सोचते हैं कि हम पुराने तरीके से फार्मिंग करेंगे, हम नहीं करेंगे नई तरीके से फार्मिंग, हम नहीं डालेंगे केमिकल्स, हम नहीं यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसा फार्मर्स सोचते हैं बहुत सारे। तो ये चीज प्रॉब्लम है बेटा। तो फार्मर को सोचना चाहिए, आज भी फार्मर जो है he continue to consider farming as a subsistence, कमर्शियल करना नहीं चाहते हैं, कुछ फार्मर की सोच ऐसी है। Accordingly, he continue to focus on crop which offering food security, उनको करना चाहिए कमर्शियल क्रॉप ताकि वो पैसा कमा पाए। बट बहुत सारे फार्मर सोचते हैं कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, कल को लॉस हो गया हम कहां से बियर करेंगे और हम फूड कहां से खाएंगे, मेन बात ही आती है उनके सामने। तो कन्वेंशियल आउटलुक है क्योंकि पुरानी सोच है, ये भी एक एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है। पर कुछ प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन है, जैसे कि फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग जो है वो स्मॉल और स्कैटर्ड है। स्मॉल मतलब छोटी है, स्कैटर्ड मतलब टुकड़ों में बटी हुई है, आधी होल्डिंग यहाँ है आधी वहां है। अब छोटी छोटी होल्डिंग्स है, एग्रीकल्चर कैसे हो गया? तो बड़ा लैंड है फार्मर के पास, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे लैंड फार्मर से लेके एक जगह बड़ा लैंड दे दो, उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये करा गवर्नमेंट ने, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो होल्डिंग्स इन इंडिया are not only small but scattered also. Small holdings do not allow the use of modern technology. आप कैसे छोटे लैंड में मशीन चला पाओगे, कैसे ट्रैक्टर चलेगा, कैसे हार्वेस्टर्स चलेंगे? इसलिए बोलते हैं प्रॉब्लम है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है उस पे।
बड़ा लैंड हो तो कॉस्ट भी कम आएगी, आउटपुट ज्यादा आएगी। छोटे लैंड पे क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा आती है, आउटपुट कम आती है, प्रोडक्टिविटी बहुत लो आती है। ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की है, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल है और टुकड़ों में बटी हुई है। और उसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम कि आज भी जो फार्मर्स के रिलेशन है लैंडलॉर्ड से, वो एक्सप्लॉयटेटिव है। आज भी बड़े बड़े जमींदार फार्मर को एक्सप्लॉयट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फार्मर सिर्फ फार्मिंग करता रहे, हम उनकी आउटपुट शेयर करें बट कॉस्ट शेयर ना करें, हम उनसे रेंट चार्ज करें जितना चार्ज कर सकते हैं। ये फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं तो क्या है। तो एक्सप्लॉयटेशन अगर रुक जाए, बंद हो जाए, तो फार्मर कुछ ग्रो कर पाएगा। तो एग्रेरियन रिलेशन, एग्रीकल्चर में जो रिलेशन है फार्मर के और लैंडलॉर्ड के, बहुत कैसे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव है। मोस्ट लैंडलॉर्ड एब्सेंटी, लैंड एब्सेंटी क्या होते हैं, फार्मिंग नहीं करते हैं, सिर्फ आउटपुट शेयर करते हैं। दे सेल्डम डू फार्मिंग, बहुत कम होता है कि फार्मिंग कर रहे हो। दे रिलाई ऑन रेंटल इनकम, सिर्फ रेंट आ जाए बस हम उन्हें एक्सप्लॉइट। और रेंट कितना ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट को रेंट पे फिक्सेशन करनी चाहिए, इतना रेंट चार्ज कर सकते हो बस। अब ये भी गवर्नमेंट ने किया, हम पढ़ेंगे आगे पॉलिसीज। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो फार्मर्स का फायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, ज्यादा रेंट चार्ज करके, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके। ये उनका काम होता है, अपने प्रॉफिट कमा लेते हैं, फार्मर बेचारा रह जाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फार्मर जब क्रॉप को बेचने जाता है ना मार्केट में, उसको पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत लो है। वो कर्ज में है बेचारा, जो पैसे मिल जाए ले लेता है और लोन दे देता है आगे जाके। तो आज भी फार्मर डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, मजबूरी में सेल करना, क्योंकि लोन लिया हुआ है। जिससे लोन लिया है उसी को क्रॉप दे दी, मार्केट में पता ही नहीं किया क्या प्राइस चल रहा है, क्या जरूरत है उसको लोन देना, बेचारा मजबूरी में बेच देता है उसको। तो ये बड़ी दिक्कत है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है कंट्री, इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दिन दहाड़े चोरी होती है, वेट में गड़बड़ करना, प्राइस गलत बताना, ग्रेडिंग के हिसाब से पैसे ना देना, बहुत बड़ी दिक्कत है। Agriculture marketing is highly unorganized. A vast majority of small farmers continue to rely their output on local market at reduced rates. मार्केट में पता नहीं करते क्या उसको, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती प्राइस की। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में, रूरल डेवलपमेंट, वहां पढ़ेंगे आप गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डेवलप कर। यहां भी पढ़ सकते हैं पॉलिसीज में हम आगे। तो फार्मर क्या करते हैं, दे ऑब्लिज टू सेल देयर आउटपुट टू महाजन्स एंड मनी लेंड, उनसे लोन लिया हुआ है फार्मर ने लोन लिया मनी लेंडर से, महाजन से, जमींदार से, और उनको ही बेच देते हैं आउटपुट। तो बोलते हैं आपको मेरे को पैसे तो देने ही, आप आउटपुट दे दो, और बहुत कम रेट लगाते हैं वो लोग। तो फार्मर को क्या मिलेगा बेचारों को, सारा पैसा मिडिलमैन खा जाते हैं। तो प्रॉब्लम सारी एग्रीकल्चर की यही है, मेन। तो ब्रीफली हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इन इंडिया फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर, मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स, प्रोडक्शन लेवल पे देख लो, चाहे आप मार्केट लेवल पे देख लो, हर जगह प्रॉब्लम है फार्मर्स को। फार्मर्स को रेम्युनरेटिव प्राइस मिल ही नहीं पाता, जो प्राइस उसके लिए प्रॉफिटेबल हो मिल ही नहीं पाता, क्योंकि मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है। ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की है। तो इन प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने लॉन्च किए लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, जर्नल रिफॉर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। तो ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक का नाम क्या है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, जर्नल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारे मेजर्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इनका फायदा क्या हुआ। इनका फायदा ये हुआ कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की वजह से। HYV सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन कहां पर था, कहां पर नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी, क्या इंडिया को जरूरत है दोबारा रेवोल्यूशन लाने की, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर जाके टॉपिक एग्रीकल्चर वाला खत्म होगा। उसके बाद हम आएंगे इंडस्ट्रीज के टॉपिक पे, उसके बाद हम आएंगे फॉरेन ट्रेड के टॉपिक, बड़ा लंबा चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की पॉलिसीज यानी रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स और लिमिटेशंस। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, जितना मैंने कराया आप लोगों को अच्छे से पढ़े, क्लास को ढंग से देखा ही होगा, नहीं देखा दोबारा देखें, नोट्स बनाएं, अंडरलाइन करें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास को ही देखें। नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास आपको अटेंड तब करनी होती है जब पहली क्लास अब क्लियर होती है। बिना पहली क्लास को रिवाइज किए, बिना पहली क्लास को अंडरस्टैंड किए अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाएंगे तो पहले वाला भूल जाएंगे ऑब्वियसली बात। तो ऐसा ना करिए दोस्तों। इतना ही करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।